अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। और आज जिस बात से हम इस शो का आगाज़ कर रहे हैं वो ज़रा नहीं बल्कि काफ़ी हटके है, और ये कोई आजकल की बात भी नहीं है, क्योंकि इसी साल फरवरी में कोरोना की आमद से पहले मैंने और वसत ने एक इवेंट अटेंड किया यहाँ कराची में, कराची यूनिवर्सिटी के कैंपस पर। और ये था, इस इवेंट का नाम था डाइनिंग इन द डार्क, और ये एक इदारा है इंक्लूसिव पाकिस्तान जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का एक इदारा है, और उनके काफ़ी इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं। और क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ है, तो हमने सोचा कि क्योंकि पूरा साल तो ये कोरोना के नज़र हो गया, फिर ये हम कर भी नहीं सके, और लोग कहते कि यार आपकी सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ है, इसमें बिल्कुल नहीं थी, उस वक्त थी भी नहीं। तो हमने कहा कि आज आपको ये दिखा देते हैं। डाइनिंग इन द डार्क का मतलब क्या है? आप ये फुटेज देख रहे होंगे कि आंख के ऊपर पट्टी बांधकर मुझे ले जा रहे हैं और लोगों को ले जा रहे हैं। ये इसलिए इवेंट किया गया था ताकि हम लोग जो हुआ साइटेड देख सकते हैं, हमको एक दिन क्या चंद एक घंटे के लिए एहसास हो कि नाबीना अफराद की दुनिया कैसे होती है, वो कैसे मैनेज करते हैं। अब और बात नहीं करूंगा, पहले आप सुन लें अली तरीन साहब से, जो इस इवेंट के वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स थे, कि इसका डाइनिंग इन द डार्क का मकसद क्या था। सुनिए। डार्क इन्वायरमेंट में ब्लाइंड फोल्ड पहना के खाना खिलाने का मकसद ये था कि थोड़ी देर के लिए वो उस इन्वायरमेंट में हम लेके जाएं, ताकि तमाम लोग वो फील कर सकें कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अपनी लाइफ में कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे कोप अप करते हैं, और उनके चैलेंजेस क्या होते हैं, कम्युनिकेशन में क्या मसाइल आते हैं, और उस सब के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे होते हैं। सो इसका जो कोर मकसद था वो अवेयरनेस देना था, सो दैट जो कम्युनिकेशन गैप है, जो लोगों का पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से परसेप्शन है, उसको जो है वो दुरुस्त किया जा सके। इत्तेफाक से मैंने आज भी वही शर्ट पहनी हुई है जो मैंने फरवरी में पहनी हुई थी, इतनी शर्टें हैं नहीं इसलिए। अच्छा, अब इसके बाद ज़ाहिर है कि हमें ले गए और अपने हमें टेबल पर बिठाया, और हमें नहीं पता था कि हमारे साथ कौन बैठे हुए हैं, हमें उनके साथ कौन बातें भी करनी थी, और हमें नहीं पता था कि हमारी प्लेट में क्या खाना था। तो एक बड़ा एक यूनिक एक्सपीरियंस था, और कैसा रहा ये एक्सपीरियंस हम सब के लिए, आप सुन लीजिए। कभी भी मैं खाना खाते हुए हमेशा शक्ल और टेस्ट को देखते हुए विजुलाइज करता था कैसा होगा, लेकिन आज पहली दफ़ा मुझे खाना खाते हुए उसकी सिर्फ टेस्ट की बेसिस के ऊपर खाने को एनालाइज करने का मौका मिला, जो मुझे बहुत ही एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला। मुसद्दुल्लाह खान साहब विद अस, जो कि डाइनिंग इन द डार्क में हमारे साथ थे। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पहली दफ़ा जो 100% कंसंट्रेशन के साथ जो कुछ भी था उसे चखा। वो दूसरी बात है कि छोलों में मीठा मिला दिया, लेकिन वो एक नई डिश भी बन गई। और ये तजुर्बा भी हुआ कि अगर आपकी आंखें नहीं भी हैं तो आपकी जो बाकी सेंसेस हैं वो पूरी तरह आपके साथ खड़ी हो जाती हैं। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं फील किया। सो ज़रार भाई, कैसा लग रहा है आपको? सर, मेरा ख्याल है कि मैंने शायद अपने पड़ोसी का खाना भी खा लिया है, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं कुछ देख नहीं सकता। सो ये पहली दफ़ा आपका इस तरह का एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल। अनलेस के आप लोड शेडिंग में खाने की बात कर रहे हैं तो वो एक अलग सीन है, लेकिन उस वक्त मोमबत्ती होती थी हमारे पास। तो हाँ, नहीं, बट वाज इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक मैंने काफ़ी एफिशिएंटली किया, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप कोई प्लेट में झांक के देखिए मुझे बता दें कि ख़त्म हो गया या नहीं। बस अभी हम आपसे थोड़ी देर में बस ब्लाइंड फोल्ड हटाते हैं, फिर आप खुद ही झांक के देखिएगा और फिर बताइएगा। हाँ, मैं पहले तो कुछ देर आबदीदा रहा कि अल्लाह के शुक्राने के तौर पे कि बसारत जैसी नेमत से नवाजा गया हूँ। इस अंधेरे ने आज कुछ उजाला डाला, आंखें खोल दी। फॉर ग्रांटेड लेते रहे एक ज़माने तक इस नेमत को, और मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों की हिम्मत को, जुरत को, कि इस बसारत के ना होने के बावजूद आप अपनी तमाम रूटीन को, रोज़मर्रा के कामों को अक्सर अंजाम दे रहे हैं, और बल्कि इस तरह के इवेंट्स को भी प्लान करें। यकीनन इंक्लूसिव पाकिस्तान की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहक है। मुझे इन्वाइट किया था तो मैं अपनी बेटी से कहा था, तो उसने कहा कि बाबा ये आपको डर नहीं लगेगा ऐसे में कि क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं? तो मैंने कहा कि नहीं, आई वांट टू एक्सपीरियंस दिस, टू अप्रिशिएट अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें जो आँखें दी हुई हैं उससे हम
किस तरह से जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या चीज़ है, बट दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू दैट इट्स एन अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। शुक्र है प्लेट में जो है ना सालन नहीं थे, वरना मेरे कपड़ों पर पूरा आज ख़राब होने वाले थे। ऑल्दो मेरे चमचे में छोले भी बहुत कम आए, एक एक करके मैंने खाया वो। मैं किसी को देख नहीं पा रही हूँ, तो मैं अभी ये फील कर पा रही हूँ कि जो हम मतलब जिनकी मतलब आप समझ सकते हैं जिनको चैलेंजेस हैं, जो देख नहीं सकते, ओके जो देख नहीं सकते उनको ये फील होता होगा, वो इनर ब्यूटी से लोगों को जज करते होंगे। मतलब हम लोग तो फेस देख के लोगों से बात कर सकते हैं ना कि ये खूबसूरत है, वो मतलब व्हाटएवर, मतलब ये जज अराउंड द पीपल, बट ये लोग एहसास से या अंदर से वो लोग ये देख सकते होंगे कि सामने वाला कैसा है। जिन लोगों ने बनाया है उनको सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद विजुअली एम्पावर्ड है। और कैसे उन्होंने बनाया होगा, मेरे रूम पे खड़े हो गए, क्योंकि हम तो देख के रमज़ान में हम चख नहीं सकते, खाना पीना ऊपर नीचे हो जाता है। तो इन लोगों के साथ कितना अल्लाह ने वो किया है कि एक चीज़ लेके हज़ारों नेमतें और उनको दिए। आई सल्यूट देम। जी अच्छा, जो खाना था वो भी काफ़ी लाजवाब था। इनफैक्ट देख के मुझे दोबारा भूख ही लग रही है यहाँ पर बैठकर। और जो शेफ़ हैं फ़िज़ा, जैसे अभी ये जो खातून कह रही थी, वो भी नाबीना हैं। इसके होने के बावजूद, नाबीना होने के बावजूद उन्होंने अपना करियर कुकिंग में ही बनाया। आप उनकी ज़बानी सुन लें। खाना पकाने का शौक़ तो मुझे जैसे ही कोई किसी की हॉबी डेवलप होती है ना, तो मेरा पैशन और मेरी हॉबी खाना सीखना, पकाना, अच्छा खाना खाना था। और पहले नज़र आता था तो पकाने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन अब भी कोई इशू, मुझे प्रॉब्लम कभी भी नहीं हुआ, ना कभी हाथ जला है और ना कोई हादसा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक तो नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम का नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हमारे दिमाग में, हमारे कॉग्निशन में हमारी एक मेमोरी होती है, उसी तरह हमारे मसल्स में भी हमारी एक मेमोरी होती है। जैसे एक दफ़ा हमने टमाटर पकड़ लिया तो हमें दूसरी दफ़ा हम पकड़ते ही पहचान लेंगे ये टमाटर है, इसको सॉफ्टली डील करना है। आलू पकड़ लिया तो हमें इसको पता है इसको हार्डली डील करना है। या मसालों की स्मेल है तो उसको किस तरह डील करना है, स्लो फ्लेम पे पकाना है, हाई फ्लेम पे पकाना है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। और आजकल हम लोग एज अ शेफ़, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ शेफ़ भी काम कर रही हूँ और लड़कियों को भी ट्रेन करती हूँ कि कैसे कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग, मेकअप, इंडिपेंडेंट लिविंग में जो कुछ भी आता है एक डेली लिविंग एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली गुजारने के लिए, वो सारी ट्रेनिंग मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में दे रही हूँ। अच्छा, और ये जो साहब इनके पीछे खड़े हुए हैं ना, ये इनके मियाँ हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस फैमिली में सारा टैलेंट फ़िज़ा के पास है। इनकी जो हस्बैंड हैं अदनान साहब, प्रोफेशनल नहीं लेकिन सिंगर। अगर आपके थोड़े से मॉडर्न शौक हैं, ठीक है, आप सिंगिंग अपनी जगह, और अगर आपको मतलब R&B या रैप का शौक है, तो आपको याद होगा कि हमने शो किया था, स्पेशल प्रोग्राम किया था, 2 शोज़ किए थे हमने न्यू ईयर्स पे। इतना मज़ा आया था, हमने कहा कि नहीं इसको डबल कर देते हैं। और उसमें एक शख्स थे खालिद, राइट, जिनका शौक था कि यार मैंने रैपर बनना है। अब उस वक्त वो थोड़ी सी क्या कहते हैं, इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने हमारे लिए परफॉर्मेंस दी थी। ठीक है, उस वक्त से लेके आप आज तक का सफ़र देखें, क्योंकि इस इवेंट में जो शो स्टार ऑफ द शो था, मैं पता कि मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ इस मामले में, मेरी नज़र में वो खालिद भाई ही थे। तो उनका भी एक रैप सुन लीजिए। You guys through my rap, okay?
मोहम्मद खातन बार मेरा नाम, राइटिंग लिरिक्स साथ रैपिंग मेरा काम। ये समझ लो कि म्यूजिक ही मेरा पहला प्यार है, म्यूजिक का पैशन मुझ में बेशुमार है। म्यूजिक के चक्कर में पड़ती है मसमार है, म्यूजिक सुनते सुनते सौदा लेने जाता हूँ, हवा डलने की जगह पौधे में ले आता हूँ। अपनी गलती हर बार दोहराता हूँ, दुनिया बोलने में कभी सोच जाता हूँ। Hey, it's your boy MK। अच्छा, बकायदा एक अब पूरा म्यूज़िक वीडियो भी बना लिया है मिनाहिल के नाम से खालिद ने। अब अनफॉर्चुनेटली इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि वो हम आपको पूरा दिखा सकें, लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। और इनफैक्ट जिसने वीडियो बनाया भी था तो उनके साथ भी हमने बात की थी। सरवत गिलानी साहिबा भी थी वहाँ, एंड शी इज़ वेरी वेरी गुड इन दीज कॉजेज़। तो ये था, तुम्हें बड़ा मिस किया था उन लोगों ने वहाँ पे। मैं इस्लामाबाद में, हाँ मुझे याद है, राइट। आई एम मिसिंग दिस। इट वाज गुड यार, बड़ा मज़ा आया था, बड़ा मज़ा आया था। तो यहाँ एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान माहौलियाती ख़तरात से दो चार रहता है, और जो माहौलियाती ख़तरात की जो फ़हरिस्त है आलमी, उसमें हम टॉप 10 में मौजूद रहते हैं। क्लाइमेट चेंज का बारे में हो या और मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से हो। मगर कभी आपने, हमेशा हम भी पढ़ते थे गुज़िश्ता कई सालों में ऐसे कि लैंड स्लाइडिंग हो गई, घर दब गए, लोग मर गए, घर गिर गए। और ख़ुसूसन ये होता था शुमाली इलाका जात में, और शुमाली इलाका जात बिल्कुल वही वाले जो भी आप समझ लें, जहाँ मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, ख़ुसूसन बरसात के मौसम में, और सर्दियों में बर्फ़बारी होती है, शदीद बारिशें होती हैं। तो वहाँ बहुत ज़रूरत थी कि कोई काम करे। ज़ाहिर है हमारी हुकूमतों की और प्रायोरिटीज़ होती हैं, मगर कुछ प्राइवेट इदारे हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं, और क्या खूब काम कर रहे हैं। मसलन आज ये ख़बर आई है कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स होते हैं, उसमें जो पहला इनाम है जिसे कहते हैं कि गोल्ड प्राइज़, वो एक पाकिस्तानी प्रोजेक्ट को मिला है। आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट ने ये प्रोजेक्ट किया है, और इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि शुमाली इलाका जात में जो लोग रहते हैं, ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान में, वो कम से कम माहौलियाती तब्दीलियों को ना सिर्फ समझें और जो कुदरती आफात से बचने के लिए कुछ करें। ज़ाहिर है कुदरती आफात कुदरती होती हैं, वो तो आएंगी, मगर उनसे बचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आगा खान की जो एजेंसी फॉर हैबिटेट है, AKAH, उसने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया 2004 में, और वहाँ से आज होते होते वो प्रोजेक्ट इतना कामयाब हो चुका है कि उसे आलमी सतह पर रिकग्नाइज़ किया गया है। ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि जो वहाँ के मकामी टेक्निक्स जो लोग इस्तेमाल, जिसे हम लोकल विजडम भी कहते हैं, कि किस तरह से बचाया जाए, उसको टेक्नोलॉजी के साथ सिंक किया जाए, और ऐसा एक मैकेनिज़्म बनाया जाए कि घरों की जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, और वो ऐसी जगह पर की जाए जो ज़्यादा डिज़ास्टर प्रोन ना हो। तो बाकायदा इस सिलसिले में जो आज अवार्ड मिला है, उसमें पहली बात जो मैंने देखी, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 सालों में $18 बिलियन का लॉस किया है इन कुदरती आफात की वजह से, यानी 18 अरब डॉलर बचा सकते थे। और ये तो सिर्फ पैसे की बात हो, पैसे की बात हो रही है। जो जानी नुकसान हुआ और जो लोग रिहेबिलिटेट करने पड़े, वो एक अलग वो है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कोई 50,000 वॉलंटियर्स, आप सोचें, कि गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में ट्रेन किए, जिन्होंने 20,000 घरानों को जो महफूज मकामात के ऊपर उन्होंने उनके घरों को न सिर्फ मजबूत बनाया, बल्कि वहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है, चाहे बारिशों का हो चाहे बर्फ़बारी का हो, उस सब से उनको वो दिया। 785 ऐसी आबादियाँ हैं जिनमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो ये तो टाइगर फोर्स नहीं है, तो चीता फोर्स है। मतलब जल्द या बदेर से ही हमने उस चीज़ को फोकस किया, हुकूमत ने भी किया, ज़ाहिर है जो बिलियन ट्री सुनामी आया था। तो ये करते हैं वो ये है कि इन वॉलंटियर्स को टेक्नोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई, और कहा गया कि जनाब आपने ये ना सिर्फ जगह आइडेंटिफाई करनी है, और उसके अलावा जो उन्होंने सारा इसमें किया, उसमें यह है कि अब कम से कम उन्होंने ये कहा है कि
बहुत से कम से कम ये 785 आबादियाँ अब महफूज हो गई हैं। वहाँ उन्हें पता लग जाता है कि किस वक्त बारिश आएगी, किस वक्त नेशनल डिज़ास्टर्स आएंगे। ज़ाहिर है अगर बहुत हैवी होगा, चाहे अगर कोई एवलांच हो या कोई इस तरह का या ज़लज़ला हो, वो तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मगर कम से कम बारिशों के मौसम के हवाले से तो उस सारी चीज़ को इन्होंने वो किया है। और जो 4000 लोग जो इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं उनको अलग से घर बना करके दिए हैं ऐसी जगह पर कि जहाँ वो महफूज रह सकें, जहाँ लैंड स्लाइडिंग ना हो, जहाँ वो कुदरती आफात से महफूज रहें। तो आज मैं जब ये देख रहा था तो 120 ममालिक के प्रोजेक्ट्स थे इसमें, 120, और उसमें तरक्की याफ्ता ममालिक भी शामिल हैं। उसमें पाकिस्तान को गोल्ड मिला है। तो मतलब जब आगा खान की फाउंडेशन ने जो तालीम के हवाले से काम किया है गिलगित बल्तिस्तान में, यह हर लिहाज से काम किया। आई मीन मैं जब गया था इसी साल कुछ माह कबल, तो एक पूरा गांव है वहाँ पे जो सेल्फ सफिशिएंट है इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, मुझे नाम मेरा शायद अलियाबाद, बहुत सारे गाँव इस तरह के। बिल्कुल, तो आई मीन ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ये ऐसे काम हैं जो आप वहाँ जाए, सिर्फ जाने से नहीं आपको नजर आते, आप पूछें, पता करें, तो ऐसी चीजें हैं कि आप दंग रह जाते हैं। देखो उनकी ज़िंदगी में दो चीज़ें अगर हो जाएं तो उन्हें किसी और मदद की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो ये कि वो जो फल और सब्जियां उगाते हैं वो महफूज होकर मार्केट तक पहुंच जाएं, ये भी। और दूसरा ये है कि उनका जो तालीम है, बेसिक तालीम में तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। एडवांस तालीम जो है उन्हें वहाँ मिल जाए, उसके बाद वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप उनमें मौजूद है, बिल्कुल है। तालीम उसको जो है रंदा फेर देगी। और जो टूरिज़्म की हम बात करते हैं ना, नक्शे बक्शे, और हम पाकिस्तान के पोस्टरों में, मतलब बेसिकली तो पोस्टर वो है ना नॉर्दर्न एरिया हमारा, बिल्कुल फॉरेन एम्बेसीज में हम वहाँ बेचते हैं, तो वो खुद ही ये काम कर लेंगे। तो उन्हें सिर्फ ये मदद चाहिए कि भैया जो वो उगा रहे हैं ना वो मंडी तक। बिल्कुल। तो बहरहाल थैंक यू। एनीवे शाइनिंग एग्जांपल है, अगर बंदा काम करना चाहे लोकल कम्युनिटी के इन्वॉल्वमेंट के साथ। एक और नाम है यास्मीन लारी, वो भी यही करती है। वैसे उनको वो लोकल मटेरियल को इस्तेमाल करके उसी हिसाब से वो घर उनको भी किसी दिन दावत देनी चाहिए। वैसे मेरा ख्याल है बुलाना चाहिए। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। आज DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें बात कर रहे थे कि अब एक भरपूर हमला हो रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रही है बिटवीन इंडिया से पाकिस्तान पर अटैक जो हो रहा है, 5th जनरेशन वॉर जिसे हम कहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि आज ही भारतीय हुकूमत ने एक नया मिलिट्री पोस्ट क्रिएट किया है और वो है डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो मतलब कोई अब आप सटलिटी इसमें नहीं रख रहे, तो गेम अब मज़ीद ऑन होने वाली है। अच्छा, ज़ाहिर है कि बहुत मौज़ूआत पे बात हुई और ये एक बात हुई कि जो LOC पर भारत की कंटिन्यूसली और इंक्रीजिंगली अग्रेसिव पोस्चर है, शेलिंग हो रही है, इंसेंडियरी शेल्स यूज़ हो रहे हैं, इसके पीछे क्या लग रहा है? तो अमंग अदर थिंग्स जनरल इफ्तिखार ने ये भी कहा कि एक हद तक ये इंटरनल पॉलिटिक्स से और भारत की इंटरनल सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हो रहा है। सवाल बनता है कि ऐसी कौन सी इंटरनल प्रॉब्लम है या पोजीशन है जिससे आपको डिस्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है? तो वो सब बताइए जी। फौरी तौर पे तो जो प्रॉब्लम है वो है किसान वहाँ एजिटेशन पे उतरे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि मोदी हुकूमत ने कोई 3 बुनियादी क़वानीन नाफिज कर दिए हैं कि जो मार्केट है वो और जो ख़रीदार है निजी शोबा, उसके दरमियान से अब हुकूमत रफ्ता रफ्ता हट रही है। और हुकूमत ये भी कह रही है कि इससे किसानों की खुशहाली का रास्ता खुलेगा। लेकिन किसान जो हैं वो जो करोड़ों की तादाद में हैं, वो मोदी हुकूमत की इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा है कि यार वो कह रहे हैं खुशहाल हो जाके, वो कह रहे हैं हमें खुशहाल नहीं होना है, ये कवानीन वापस लो। तो ये प्रोटेस्ट पिछले 3 दिन से इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया है कि दिल्ली आने वाले दीगर रियासतों से जो रास्ते हैं उन पे धरना दिया हुआ है। किसानों की मुख्तलिफ 35 तंजीमें हैं, उनके लोगों ने आज भी वहाँ मुज़ाकरात हुए एग्रीकल्चर मिनिस्टर से,
उन्होंने कहा कि हम आप कसम खा के कह सकता हूँ कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम देते हैं आपको वो किसी सूरत वापस नहीं लेंगे, लेकिन जो किसान हैं, किसान रहनुमा, वो कतन एतबार करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट का फौरी तौर पे स्पेशल सेशन बुलाओ और ये जो 3 कवानीन हैं इनको तुम वापस लो। अच्छा, मंसूख करो। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बात मानने का क्या, वहां पर चाय पीने पे भी ये तैयार नहीं थे। कहा तो उनको जब खाना ऑफर किया यूनियन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम आपका की रोटी भी नहीं खानी हमने, हम अपना लंगर लाए। अच्छा, और कांग्रेस तो खैर अपोजिशन की पार्टी है, उसने भी कहा हाँ जी फौरन पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं। लेकिन जो बीजेपी की एक इत्तेहादी पार्टी है पंजाब में, अकाली दल, उसके हैं प्रकाश सिंह बादल साहब जो साबिक चीफ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने अपना पद्म भूषण जो है जो एक आला सिविल एजाज होता है वो वापस कर दिया है किसानों के हक में। बेसिक प्रॉब्लम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम ये है कि भारत जो है उसकी जीडीपी का हालांकि 16% जो है ज़राअत से आता है, लेकिन जो अफरादी क़ुव्वत है टोटल मुल्क की 60% वो सारी की सारी ज़राअत से मुंसलिक है। अच्छा, किसानों का ऐसा नहीं है कि हुकूमत ख्याल नहीं रखती, हुकूमत उन्हें सब्सिडी देती है, एग्रीकल्चर टैक्स से जो हैं वो मुस्तरह हैं हमारी तरह से, फसलों की इंश्योरेंस भी जो है सरकार करती है। 23 ऐसी कमोडिटीज़ हैं या अजनास हैं जिनकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मुकर्रर है, उससे कम पे आप नहीं बेच सकते हैं। अच्छा, हुकूमत वक्तन फ़वक्तन जो भी आती है, चूँकि इलेक्शन भी जीतना होता है तो किसानों के कर्जे जो है वो भी माफ़ करते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो 68% पॉपुलेशन है किसानों की, उसके पास 1 एकड़ से भी फी खानदान से कम ज़मीन, छोटे काश्तकार। अच्छा, अब मसला ये कि वो अपना पेट भर लें उससे तो बड़ी बात है, चे जाए कि मंडी में बाल बेचने की उनकी सकत हो, तो वो तो हर वक्त जो है वो हुकूमत की नज़र इनायत पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो मुतासिर हो रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर जो 6% सिर्फ ऐसे किसान हैं जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से प्रैक्टिकली जिन्हें फ़ायदा पहुंच रहा है, और 94% वही जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है ना, आड़ती वाला उस किस्म का, उस पर डिपेंडेंट है। अच्छा, किसान ये कहते हैं कि इसी जो सदियों से सिस्टम चला आ रहा है इससे इम्प्रूव करो, बजाय इसके कि आप हमें नई फोर्सेस के सामने एक्सपोज कर दो। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हम रफ्ता रफ्ता प्राइवेट सेक्टर और आपके दरमियान से हट रहे हैं, अब आप जाने और कॉरपोरेट जाने। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपकी बार्गेनिंग पावर बनेगी अगर कॉरपोरेट सेक्टर से। अब बताओ, दुनिया में एक तरफ अगर कॉरपोरेट सेक्टर और दूसरी तरफ भूखा नंगा किसान हो तो बार्गेनिंग पावर किसान बनेगी? किसानों का यही एक और भी बड़ा वो जो इशू है वो ये कहते हैं कि इस उसमें जो ट्रेडर्स हैं उनको होर्डिंग की ऑफिशियली इजाज़त दी गई, जो कि अदरवाइज क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब बेसिकली यार आप कॉर्पोरेशन लार्ज फार्म्स को सराह रहे हैं। अच्छा, अंबानियों को भी तो खुश करना है ना यार। अच्छा, ये जो टेक्निक है 3 कवानीन वापस किए गए, मोदी हुकूमत की खास टेक्निक है। अचानक जो एक शबखून मारा जाता है ना, मसलन नोटबंदी का फैसला एक शाम को अचानक से कर दिया गया जी, 4 घंटे बाद नोट कैंसिल। उसके बाद जब कोविड आया तो लॉकडाउन 4 घंटे के नोटिस पे लगा दिया गया, उससे जो करोड़ों लोग हैं जो मुख्तलिफ जगहों में फंसे हुए थे, वो ये कवानीन भी इस तरह लाए गए हैं। तो इनका रद्द अमल जो है वो क्यों है इतना शदीद, लोग इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? उसकी वजह ये है कि ये एन कोविड के बीच में ये कानून साजी की गई है। लोग पहले से ही बितके में हैं, लोग पहले से ही परेशान हैं और वो समझ रहे हैं कि ये मज़ीद मरे पे 100वां दुर्रा है। इसके अलावा जो बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के, ख़रीदार, किसान, बाकी लोग, उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया। हस्ब आदत किसी रियासत से कोई मशवरा नहीं, शाह का फरमान, मतलब एग्रीकल्चर स्टेट्स जो हैं जैसे बिलखुसूस पंजाब और हरियाणा वगैरह, वह उन्हें कहा गया कि आप जो हैं बस ये कानून है और अब इस पर अमल करना है। अच्छा, फिर ये है कि कार्टेलाइजेशन जो होगी किसानों के खिलाफ, उससे कैसे बचाया जाएगा किसानों को, इसके बारे में कोई मामला नहीं है। तो इसलिए किसान, लाखों की तादाद में किसान, बलखुसूस हरियाणा और जो ग्रेन बास्केट है पंजाब, वो तो बिल्कुल ही उलट चुके हैं। वो बिल्कुल गुफ्तगू जारी है, एक वक्फा ले लीजिए।
वेलकम बैक जी। अच्छा, भारत में जो किसान और रियासत की जो लड़ाई चल रही है, और ये बाकायदा एक जंग है, अब ये 3 फ्रंट्स पर लड़ी जा रही है। एक तो रोडों पर, जहां पर हालांकि सर्दी है, हालांकि कोरोना वायरस है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसानों पर ये नहीं देखा जा रहा कि कोई बुजुर्ग है, कोई छोटा है, लाठियां मारी जा रही हैं। और इनफैक्ट लेकिन किसानों को आप देखें कि एक वीडियो आया है सोशल मीडिया पर, अगर वो वीडियो चला दें वाटर कैनन वाला, ये फुल स्क्रीन पे चला है, ये देखें, अगर फुल पे चला दें तो और भी बेहतर होगा। ये किसान सिख भाई है हमारा, और ये खड़ा हुआ है अपनी छाती पर, पूरे वाटर कैनन का जोर ले रहा है। और ये देखें उसके बाद क्या ऐसी, अच्छा ये मैं होता ना तो अभी मैं तेहरान में होता, कोई ये भी होता, उड़ के, हाँ ये देखो, और ये होती है ना, क्या कहते हैं ना, 56 इंच की छाती, ये होती है 56 की छाती। अच्छा, ये तो चलो ऑन ग्राउंड है। दूसरी जो जंग लड़ी जा रही है वो है भारतीय मीडिया में, जहां पर आप सोच सकते हैं कि इनको क्या कहा जा रहा होगा, कहां के किस मुल्क के एजेंट है ये? पाकिस्तान के एजेंट है। वो तो एक अलग बात है कि वहां पर अगर बंदा ये भी कहे कि यार हुकूमत ने मेरा ये जो गटर टूटा हुआ है ना, यार ये सही नहीं किया, तू जा पाकिस्तान जा और वहां से गटर सही करा मनूस। बहरहाल वहां पर एक मुहिम चली हुई है, और इनफैक्ट जो किसान हैं उन्होंने गोदी मीडिया अकॉर्डिंग टू देम की एंट्री बैन कर दी है। ये आप देख रहे हैं कि जी रिपब्लिक, आज तक, जी न्यूज़, ये वाले हमें लोग चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे मुद्दे को मोड़ के पेश कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू देम, और कह रहे होते हैं कि जी ये खालिस्तानी एजेंट हैं। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेटजी है ये हर जगह इस्तेमाल करते हैं, और अब लग रहा है कि थोड़ी सी बैकफायर हो रही है। और तीसरा महाज जो है वो है सोशल मीडिया। आपको पता है कि बीजेपी IT सेल का ये गढ़ है, और बीजेपी सोशल मीडिया के जो चीफ हैं, लेकिन वो अब पकड़े गए, और पकड़ा भी किसने? ट्विटर ने। अमित मलविया, राहुल गांधी ने एक पिक्चर ट्वीट की जो एक बड़ी आइकॉनिक इमेज बना हुआ है इस जलसे का। आप देख रहे हैं कि उल्टे हाथ पर एक बुजुर्ग सिख किसान है और एक पुलिस वाला अपनी लाठी घुमा रहा है उसकी तरफ। राहुल गांधी ने ये ट्वीट की तो अमित मलविया साहब आते हैं, आपको पता है जैसे ट्रोल्स का अंदाज होता है, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, हाँ यू ब्लडी व्हाटएवर जो भी इनका होता है। तो उन्होंने एक वीडियो वहां पे लगाई जिसमें बज़ाहिर ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, पुलिस ने तो इसको हाथ ही नहीं लगाया। ट्विटर ने नीचे, अगर आप देख रहे हैं, ये लाल जो दायरा बना हुआ है उसको लेबल किया है मैनिपुलेटेड मीडिया। ये पहली बार ट्विटर ने ये एक्शन लिया है आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको याद है कि इस साल जून से स्टार्ट करते हुए ट्रंप की ट्वीट्स के नीचे एक वार्निंग लेबल लगा दिया, जैसे सिगरेट पैकेट पे नहीं होता, बिल्कुल वैसे कि यार ये ट्वीट आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा ही है। तो ये चल रहा है, अब इस लेवल तक इनका झूठ बोल रहा है। और थर्ड जो सबसे बड़ी वो ट्विटर की अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दी। उसमें एक बुजुर्ग खातून जो हैं वो इस प्रोटेस्ट में आई थी, और उन्होंने कहा कि ये तो वही हैं बिल्कीस बानो 70 साल की, जो शाहीन बाग, आपको पता है गुज़िश्ता बरस जो जामिया मिल्लिया की स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था शाहीन बाग पे, नेशनल रजिस्ट्री का जो मुतनाज़ा कानून आया था, उन्होंने कहा ये वो हैं, और ये देखें 100 रुपए में जो है ये 100 रुपए में इस उसके लिए प्रोटेस्ट के लिए भी उन्हें लेकर के आई गई हैं। अच्छा, लोगों ने उस पर उनको पकड़ लिया, उन्होंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसी बात करते हैं। उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दी। लेकिन उससे पहले दिलजीत जो है बहुत मशहूर दोसांझ गुलकार और अदाकार हैं, उन्होंने उस पर लिखा कि माओं के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, माएँ रब की तरह होती हैं और आपको शर्म आनी चाहिए। बस कंगना और उनकी फिर ठन गई। उन्होंने कहा तुम तो करण जौहर, दिलजीत को उन्होंने लिखा तुम तो करण जौहर के चमचे हो, और तुम उसके लिए जो है उसकी फिल्मों के लिए जो है ना ऐसी बातें करते हो, ताकि वो जो हमारे यहाँ होता है लिबरल और ये सारा। पता है बेस्ट जो हुआ है ना इसके अंदर कि इसको क्या है, सॉरी दिलजीत, हाँ इसको पूरी गेम समझ है, हाँ ठीक है, क्योंकि ये बड़ा एक टिपिकल अंदाज होता है वहां के ट्रोल्स का भी, यहाँ का ट्रोल्स का भी, कि डाइवर्ट कर दो, लेकिन बट व्हाट अबाउट दिस। हाँ 1970 में आप कहा थे, वो भाई पैदा नहीं हुआ था यार। उसने पकड़ लिया कि इस बीबी से माफी मांग, तो उसने कहा कि नहीं बीबी, मुझे पता है तेरा क्या है, तू मुद्दे को ट्विस्ट कर देती है, मैं तेरे से एक ही गल कर रहा हूँ। ये तो बहरहाल कंगना को पीछे हटना पड़ा, उनकी पूरी घर तक पहुंचाया, हाँ सीधा घर तक। और अभी मीका सिंह बहुत मशहूर गुलकार हैं, उन्होंने भी उसकी ट्वीट को वो किया जो कि डिलीट हो गई थी, लेकिन सब ने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कंगना को उस वक्त भी सपोर्ट किया जब इनके ऑफिस पर हमला हुआ था,
लेकिन मुझे अब शर्म आती है कि मैंने इनको क्यों सपोर्ट किया और इन्हें ऐसी बात नहीं करनी मुझे चाहिए। भी शर्म आती है। आपको तो आनी चाहिए, इसलिए कि आपने भी बड़ा सपोर्ट किया। बहुत बड़ा फैन था कंगना का उसकी फिल्मों की वजह से, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आता क्या करूं। कोई बात नहीं यार, बस माजरत करती बहुत है, हमने माफ़ किया आपको। इंटरेस्टिंग जो इसमें बात ये है ना कि यार ये जो मतलब शाह का फरमान और हार्ड लाइन और ये गद्दार, ये एक हद तक ये स्ट्रेटजी कामयाब रहती है। इवेंचुअली मुसलमानों पे चल जाती है, लेकिन एक वक्त आता है जब आप ऐसा पंगा ले रहे होते हो, जब आप कहते हो कि यार ये शायद थोड़ा ज़्यादा हो गया बॉस, महंगा पड़ जाएगा। देखते हैं शायद ये वो मौका है। नहीं, और वही है कि भड़क लगा दो, अगर अगले ने जवाब दे दिया तो पीछे हट जाओ। हाँ, लेकिन जब पहले 10 लोगों ने जवाब नहीं दिया ना, तो फिर अब आप गलत बंदे के साथ फटा ले लेते हो 14, फिर एक दफा कुट लगती है ना, फिर समझ आती है। एनीवे इस पे बड़ा फोश लतीफ़ा है ये प्रोग्राम के बाद तुमने। चले जरूर, जल्दी से फिर प्रोग्राम खत्म कर ले, मैंने लतीफ़ा सुनना है। खुदा हाफिज़।